नमस्कार विद्यार्थियों, हम क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं आज। इससे पहले हमने चैप्टर 2 का एक वीडियो और बना लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से उस वीडियो को देखिए। और चैप्टर फर्स्ट का भी हमने वीडियो बना लिया है, फ्रांस की क्रांति। अगर आपने वो नहीं देखा अभी तक तो उसे ज़रूर देखिए और बाद में इस वीडियो को देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है रूस की क्रांति या रूसी क्रांति। देखो, रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप में है और ये आप मैप देख सकते हो। यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में रूस आता है। रूस यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में आता है, लेकिन जो मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है रूस का वो यूरोप महाद्वीप में आता है। 1914 में जो रूस था उस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। याद रखना है, जार किसे कहा जाता था? रूस के जो शासक होते थे उन्हें जार कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर किसका शासक था? जार निकोलस द्वितीय का शासन था। वर्तमान फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग हुआ करते थे। मतलब जो रूस था उसके वर्तमान जो ये मैंने कंट्रीज बोली ना, ये सारे उसके पार्ट हुआ करते थे। अब रूस में जो धार्मिक दृष्टि से देखे तो ऑर्थोडॉक्स जो रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे वो ज़्यादा थे यहाँ पे। इनके अलावा प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, मुस्लिम और बुद्ध भी थे। अर्थव्यवस्था और समाज की बात करें तो लगभग 85% से अधिक लोग जो थे वो कृषि पर निर्भर करते थे। मतलब अगर हम ये कहें कि जो अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था वो कृषि था, यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित थी। और उद्योग धंधे की हम बात करें तो उद्योग धंधे यहाँ पर बहुत ही कम थे। उद्योगों की जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी। कहाँ पे? यूरोप में। और जो ज़्यादातर जो उद्योग धंधे थे वो कहाँ पे थे? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ही ज़्यादा उद्योग धंधे हुआ करते थे। ये दो मेन जगह है यूरोप में। मैप की सहायता से आप देख सकते हो, यहाँ पर ही ज़्यादा उद्योग धंधे थे। ज़्यादातर जो उद्योग धंधे थे वो 1890 के दशक में शुरू हुए थे, जब फ्रांस जो रूस था वहाँ पर रेलवे का जो विस्तार है वो अच्छी तरीके से होने के कारण उद्योगों का जो उद्योग थे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फैलने लग जाते हैं। अब देखो, रूस में विदेशी निवेश भी आने लग जाता है। इससे क्या होगा? विदेशी निवेश आएगा तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप होगी। जो पहले कोयला का उत्पादन कम था, तो अभी जैसे ही विदेशी निवेश वगैरह आया, रेलवे का प्रसार हुआ, तो इससे उत्पादन 2 गुना बढ़ गया। और जो स्टील का उत्पादन है वो तो लगभग 4 गुना बढ़ गया। लेकिन ज़्यादातर जो उद्योग धंधे थे वे व्यक्तिगत थे, मतलब उद्योग निजी व्यक्तियों के थे। ये लोग क्या करते थे? जो मजदूर होते थे उनको वेतन कम देते थे तथा काम बहुत ही ज़्यादा इनसे करवाते थे। लगभग 15 घंटों से भी ज़्यादा ये कभी कभी तो काम करवा लेते थे। तो मजदूरों की जो हालत थी ना बहुत ही खराब कर देते थे और सैलरी इनको बेचारों को कम दिया करते थे। मजदूरों के काम के घंटे फिक्स थे तथा मजदूरों के काम के घंटे फिक्स हो तथा मजदूरी अच्छी मिले, इसके लिए सरकार द्वारा फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी लगा रखे थे, लेकिन वो भी इनको रोकने में असफल थे। देखो, सरकार के द्वारा फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी लगा रखे थे कि ये काम के घंटे और मजदूरी अच्छी मिले, लेकिन वो भी इनको रोकने पाने में समर्थ नहीं थे। अब जो मजदूर थे वो ज़्यादातर ग्रामीण एरियाज से आते थे। अब वो जो ग्रामीण एरियाज से आने वाले जो मजदूर थे उनके लिंक अभी भी गाँव में थे और बहुत सारे जो लोग थे वो गाँव से आकर स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। मजदूरी में दक्षता के आधार पर भी जो मजदूर थे वो बटे हुए थे। जो धातु कर्मी थे वो अपने आप को बड़ा समझते थे, क्योंकि इसमें स्किल और जो प्रशिक्षण थी उसकी ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता था। इस कारण ये अपने आप को बड़ा मानते थे। महिलाएं भी कारखानों में काम करती थी, लेकिन उनकी जो सैलरी थी वो पुरुषों की तुलना में बहुत ही कम हुआ करती थी। मजदूरों ने अब क्या होता था कि अपने खुद के संगठन बना लिए थे। अगर किसी को नौकरी से निकाला दिया जाता था, फैक्ट्री मालिक के द्वारा किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था, तो ये लोग क्या कर देते थे? हड़ताल वगैरह कर देते थे। तो इस तरीके से यहाँ का पूरा मैनेजमेंट चल रहा था।
अब देखो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमीन थी सामंतों की, सामंतों राजाओं और ऑर्थोडॉक्स जो चर्च था उसके पास थी। ज़्यादातर जो ग्रामीण एरिया में जो लोग थे जो खेती करते थे किसान, वो जमीनें किनकी थी? सामंतों राजाओं और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास थी। अब यहाँ के जो किसान थे वो क्या चाहते थे? किसान चाहते थे कि जो सामंत और जो जमींदार है उनसे जमीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। बहुत सी जगह किसान जो थे वो लगान भी नहीं दिया करते थे और बहुत सी जगह पर तो जमींदारों और किसानों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। इससे जो जमींदार है वो मार दिए जाते थे। और 1905 में ऐसी घटनाएं पूरे यूरोप या रूस में बहुत ज़्यादा फैलने लग जाती है। 1905 में तो बहुत ज़्यादा फैलने लग जाती है। अब देखो कि रूस में समाजवाद किस तरीके से आता है। देखिए 1914 से पहले जो रूस था वहाँ पर सभी राजनीतिक जो पार्टियां हुआ करती थी उनको गैर कानूनी घोषित कर रखा था 1914 से पहले। अब क्या होता है 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जिसे हिंदी में रूसी सामाजिक लोकतंत्र पार्टी का गठन किया जाता है। और ये किसकी विचारधाराओं पर आधारित थी? मार्क्स की विचारधारा रखने वाले जो समाजवादी थे उनके द्वारा ये बनाई गई थी। अब देखो सरकार के द्वारा हालांकि इसे भी गैर कानूनी घोषित कर रखा था। गैर कानूनी पार्टी या गैर कानूनी संगठन इसे घोषित कर रखा था। ये जो पार्टी थी इसके द्वारा खुद का एक अखबार निकाला जाता था और मजदूरों को संगठित कर ये लोग हड़ताल भी किया करते थे। मजदूरों को संगठित कर लेते थे और बहुत सी बार तो ये क्या करते थे, हड़ताल वगैरह भी कर दिया करते थे। कुछ समाजवादियों को मजदूरों से ज्यादा किसान समाजवादी लगते थे। देखो जो कुछ समाजवादी थे ना उनको मजदूरों से ज्यादा किसान ज्यादा समाजवादी लगते थे। रूस के ग्रामीण इलाके में समाजवादी ज्यादा सक्रिय थे। देखो जो रूस का जो ग्रामीण एरिया था वहां पर समाजवादी ज्यादा सक्रिय हुआ करते थे और कुछ को तो किसान ज्यादा समाजवादी लगते थे, क्योंकि जो बदल बदल कर जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते थे ना वो लोग, इस कारण। अब देखो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी थी इसकी स्थापना होती है 1900 में। अब ये जो पार्टी है किसानों के लिए संघर्ष करती है और पार्टी के द्वारा मांग की जाती है कि जो जमीन है वो सामंतों से जमीन छीन कर किसको दे दी जाए? किसानों को दे दी जाए। सामाजिक लोकतंत्रवादी और जो समाजवादी क्रांतिकारी थे उनमें एक भिन्नता थी। उनको किसानों को लेकर वो आपस में असहमत थे, या सहमत है ना उसकी जगह असहमत कर लेना। लेनिन का मानना था कि किसानों में कुछ अमीर, कुछ मध्यम, कुछ छोटे किसान और कुछ भूमिहीन किसान होते हैं। इस कारण इनमें कभी भी एकजुटता नहीं आएगी। इस कारण सामाजिक ये दोनों जो लोग थे ये आपस में असहमत थे किसानों को लेकर। ठीक है, अब देख लेते हैं दो दल मेनली अपन देखते हैं यहाँ पर, बोल्शेविक और मेंशेविक। दोनों के बारे में एक बार देख लेते हैं कौन इनके लीडर थे, ठीक है ना, और कौन क्या इनकी विचारधारा थी मेनली। तो जो बोल्शेविक थे उनके जो मुखिया थे वो कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। ये इनका चित्र देख सकते हो आप, व्लादिमीर लेनिन का। और जो मेंशेविक थे उनके थे जूलियस मार्टिव और पावेल एक्सेलरोड। ठीक है, ये दोनों, ये जूलियस का है और ये पावेल का है। ये दोनों के मैं आपको चित्र बता दिया है, आप दोनों के चित्र। तो आज और इनमें क्या क्या मतलब जो बोल्शेविक लोग थे ये क्या सोचते थे और जो मेंशेविक लोग थे ये क्या सोचते थे। तो ये देखिए क्या ये लोग सोचते हैं। तो जो बोल्शेविक लोग सोचते थे कि अनुशासित लोगों की पार्टी में जो अनुशासित लोग हैं उनको ही पार्टी में लेना चाहिए, जबकि जो मेंशेविक थे वो सोचते थे कि सभी लोगों को पार्टी में लेना चाहिए।